आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं कि हम YouTube पर दृष्टि एसएससी चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के एग्ज़ाम कैलेंडर को देखते हुए सीरीज़ शुरू किए हुए हैं, जिसमें कम्प्लीटली फ्री क्लासेस आपको 4 सब्जेक्ट्स इंग्लिश, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग की प्राप्त हो रही है। और उसी कड़ी में हाल ही में हमने जीएस में जो हिस्ट्री सेक्शन लिया उसमें मॉडर्न ख़त्म करते हुए फिर मिडीवल हिस्ट्री प्रारंभ किया। मिडीवल हिस्ट्री में भी हमने अभी तक गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और फिर उसके अलावा हमने देखा कि इस्लाम धर्म की स्थापना और फिर भारत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण। फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए महमूद गजनवी यानी तुर्की आक्रमण तक का डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमें बढ़ना है आगे। चलिए, तो आज भी बेहतरीन से क्वेश्चंस, इनमें से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम लोग बिना डिले किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज हमारी क्लास का क्या है? 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान या चौहान शासक कौन थे? सबसे पहली बात यहां पर यह है कि तुर्क आक्रमण हम लोग देख रहे थे, उससे पहले अरबी आक्रमण हुआ था। सबसे पहले सफल जो आक्रमण हुआ मुस्लिम में, तो हमने देखा था कि मोहम्मद बिन कासिम 712, लेकिन उसके बाद फिर तुर्क आक्रमण हुए, यानी तुर्क क्षेत्र के जो मुसलमान थे वहां हमने देखा सुबुक्तगिन ने सबसे पहले आक्रमण किया, उसके बाद उसका बेटा महमूद गजनवी। अब फिर उसके बाद तुर्क आक्रमण में ही आगे चल के एक व्यक्ति अटैक करेंगे जिनका नाम है मोहम्मद गौरी। लेकिन मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। हाँ, इनका नाम मिलता जुलता है और दोनों अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो इनका गढ़ हुआ करता था। जैसे महमूद गजनवी के लिए गजनी अफगानिस्तान और मोहम्मद गौरी के लिए गौर अफगानिस्तान। गौर अफगानिस्तान में एक प्रांत का नाम है, एक प्रोविंस का नाम है, यहीं से संबंधित थे, इसलिए इनका नाम था मोहम्मद गौरी। लेकिन सिर्फ एरिया और नाम में एमजी के अलावा दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ना ही मोहम्मद गौरी कोई महमूद गजनवी का कोई भाई है, प्लस दोनों के बीच में बहुत गैप भी है। आप ये देखें कि महमूद गजनवी की डेथ 1030 ईस्वी में हुई, जो मैंने अपनी क्लास में आपको अंत में बताया था पिछली बार। और जब हम बात कर रहे हैं मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी अब इंडिया पर अटैक कर रहे हैं 1178 वाले समय में। अब आप सोचो कितना गैप, यानी दोनों का कोई रिलेशन नहीं, बहुत आगे की बात है, लगभग आप 150-200 साल आगे सोचो हो। अच्छा, तो जब मोहम्मद गौरी इंडिया पर अटैक कर रहे हैं तो सबसे पहले ने आक्रमण किया था गुजरात से, और उस टाइम पे जो गुजरात के रूलर थे 1178-79 में, तो जो गुजरात के रूलर थे उनका नाम था भीमदेव द्वितीय। कुछ ऐसे स्रोत हैं जो कहते हैं कि नहीं, भीमदेव द्वितीय रूलर नहीं थे, मूल राज रूलर थे, लेकिन गुजरात के ही रूलर थे भीमदेव, और उनके छोटे भाई का नाम है मूलराज। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मूलराज रूलर रहे थे। लेकिन जो भी हो, इनकी जो कमांडर थी इनकी सेना की, उनकी सेना की कमांडर का नाम है नायिका देवी। ये मां है किसकी? भीमदेव द्वितीय की जो मदर है उनका नाम है नायिका देवी। तो अब आप सोचो कि बेटा भीमदेव द्वितीय और कमांडर नायिका देवी, मां कमांडर है सेना की, और फिर मां के आगे कोई जीत सकता है क्या? मोहम्मद गौरी की हार हो गई। तो मोहम्मद गौरी की ये भारत में पहली हार थी। यहां पर एक तुलना भी हमें करनी है महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी ने इंडिया पर 17 बार रेड डाली, लेकिन एक भी बार उसकी हार नहीं हुई थी। लेकिन मोहम्मद गौरी पहली बार में ही हार गए। इनफैक्ट मोहम्मद गौरी इंडिया में कई बार हारेंगे, तो यहां पे एक हमने डिस्कशन कर लिया। अच्छा, अब मोहम्मद गौरी ने क्या किया? मंजिल नहीं बदली, रास्ता बदला, यानी इंडिया को हासिल करने का जो सपना देखा है उसको भी नहीं बदला है, अभी भी इंडिया हासिल करना है, लेकिन अब तरीका बदलेंगे। पहले कहां से एंट्री की थी? गुजरात से। अब कहां से एंट्री करेंगे? पंजाब वाले क्षेत्र से। लेकिन उस समय जो ये पंजाब वाला क्षेत्र है और साथ साथ नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में अगर हम राजस्थान वाला क्षेत्र भी लें, तो ये पूरा कंट्रोल में था चौहान राजपूतों के। किनके? चौहान राजपूत। ठीक है, तो जैसे ये भीमदेव द्वितीय तो गुजरात के रूलर थे। अब इनकी बात छोड़ दो, आगे बढ़ो, तो यहां पे अब कौन है? पंजाब और राजस्थान वाले क्षेत्र में चौहान, और जो चौहान राजपूतों में जो रूलर है उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। अब मोहम्मद गौरी की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से होने वाली है, और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 लड़ाइयां हुई। 1191 जिसको हम कहते हैं तराइन की पहली लड़ाई या फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन कहां पर है? हरियाणा में एक जगह का नाम है। और यहां पे जब लड़ाई होती है मोहम्मद गौरी और विपक्ष में कौन है? तो हमने बोला पृथ्वीराज चौहान। तो यहां पे पृथ्वीराज चौहान साहब की जीत होती है। लेकिन अगले साल 1192 में तराइन की दूसरी
लड़ाई होती है। तो ये जो तराइन की दूसरी लड़ाई है, अगेन इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। अब पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत गए और मोहम्मद गौरी वापस भागने लगे थे, तब पृथ्वीराज चौहान को उनके बहुत सारे एडवाइजर्स ने उसी समय रिकमेंड किया कि इसको भागने नहीं देना चाहिए, भविष्य में फिर से खतरा बन सकता है। लेकिन मोहम्मद गौरी का इस तरीके से जो पीठ दिखा के भागना था, उस पे पृथ्वीराज चौहान साहब ने कहा कि भाई जब कोई भाग रहा है तो हम दुश्मन के पीठ पर वार नहीं करते। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि अगले साल तक मोहम्मद गौरी ने फिर से अपनी सेना नई क्रिएट की और इस बार वो पहले की सेना की तुलना में भी विशाल सेना लाया। और ये बात पृथ्वीराज चौहान साहब को बताई गई कि इस बार तो और बड़ी सेना लाए। तो पृथ्वीराज चौहान साहब ने मदद मांगी, किनसे? तो भाई ये पृथ्वीराज चौहान साहब का एरिया है, लेकिन यहां पर थे गहडल्व राजपूत। मैंने आपको जब पहला लेक्चर मिडिवल इंडिया का लिया था तब मैंने आपको कुछ राजपूतों के बारे में बताया था और वहां पे एक नाम था गहडल्व, है ना। तो बच्चे जो गहडल्व राजपूत हैं उनके रूलर थे जिनका नाम था जयचंद, उनसे मदद मांगी। ठीक है, गहडल्व ऑफ कन्नौज, आपको याद होगा गढ़वा, तो गढ़वा जिसको बोलते हैं ना, तो बच्चे वो गढ़वा राजपूत, तो जयचंद उनके हेड थे। पृथ्वीराज चौहान साहब ने मदद मांगी लेकिन जयचंद ने मदद करने से मना कर दिया। कारण, असल में जयचंद की बेटी संयोगिता की शादी पृथ्वीराज चौहान साहब से हुई है, लेकिन इस शादी में जयचंद की सहमति नहीं थी। तो ये है तो पृथ्वीराज चौहान इनके दामाद, लेकिन इनकी इच्छा से शादी नहीं हुई थी, इसलिए नाराज थे, इसलिए इन्होंने मदद नहीं की। और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान साहब के बीच जब ये लड़ाई हुई तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी विजयी होते हैं और वो अपने साथ चंद बरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के एक इतिहासकार भी है, उनके दरबार में एक विद्वान थे, तो चंद बरदाई ने किताब लिखी है पृथ्वीराज रासो। उसमें लिखा है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को ले गए अपने साथ अफगान क्षेत्र और वहां पे इनको अंधा भी कर दिया। और वहां पे फिर एक और उनने कहानी लिखी है जो कई सारे इतिहासकार डाउट करते हैं कि एक मैदान के अंदर पृथ्वीराज चौहान को जब अंधा करके रख दिया गया था तो आसपास लोग मौजूद थे, वहीं के लोकल लोग, और मोहम्मद गौरी दिखा रहे थे अपने लोगों को कि देखो क्या हाल किया मैंने, यहाँ के जो रूलर हैं चौहान, उनका क्या हाल किया है देखिए। ऐसी स्थिति में चंद बरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो में कि वो खुद भी मौजूद थे वहां पे, और तब चंद बरदाई ने मोहम्मद गौरी को कहा कि शब्द भेदी बाण चला सकते हैं पृथ्वीराज चौहान, ये उनका एक टैलेंट है कि जहां से शब्द आए उस दिशा में ध्वनि को सुन के वहां बाण चला सकते हैं, तीर चला सकते हैं। ये सुन के मोहम्मद गौरी बहुत ही वो हो गए, भाई आतुर हो गए सुनने को कि अरे हम तो देखना चाहेंगे अपनी आंखों से अगर ऐसा कोई टैलेंट है। और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने अपने एक सैनिक को आदेश दिया कि तुम कोई आवाज निकालो, और तब जैसे ही सैनिक ने आवाज निकाली और तभी पृथ्वीराज चौहान ने उस सैनिक को मार दिया। ये सब सुन के मोहम्मद गौरी देख के सब बहुत खुश हुए और ताली बजाने लगे और जनता भी ताली बजा रही है। इतने में चंद बरदाई कहते हैं मैंने पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी की अप्रोक्सीमेट लोकेशन बताई कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। यानी डिस्टेंस और हाइट मोहम्मद गौरी की चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को बताई और पृथ्वीराज चौहान ने तभी एक और तीर चलाया जो मोहम्मद गौरी को सीधे मार दिया। और फिर चंद बरदाई ने यह भी लिखा है कि मैंने पृथ्वीराज चौहान साहब को अब मोहम्मद गौरी के सैनिक मारने आने वाले थे तो मैंने ही खुद अपने राजा पृथ्वीराज चौहान को मार लिया और अपने आप को भी मार दिया ताकि हमको सैनिक टॉर्चर ना करें। लेकिन जब चंद बरदाई खुद ही मर गए तो फिर ये पुस्तक कंप्लीट किसने की, लिखी किसने, ये सब बातें, ये बहुत बड़ी बात। इसलिए हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो चंद बरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो में, वो पृथ्वीराज चौहान उनके राजा की तारीफ करते हुए एक डिग्निफाइड एंडिंग दिखाते हुए किया है। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि जब ये युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, तो पृथ्वीराज चौहान इधर ही भारत में अजमेर में ही थे और यहीं पे उनको फिर मारा गया। अफगान नहीं ले गए, अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहां पे नहीं ले गए। कौन? मोहम्मद गौरी, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। एनीवेज, तो ये तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो पृथ्वीराज चौहान, अब पृथ्वीराज चौहान अपने वंश में तीसरे नंबर के पृथ्वीराज हैं, इसलिए पृथ्वीराज तृतीय इनको बोलते हैं। इनसे पहले 2 पृथ्वीराज इसी चौहान वंश में आ चुके थे। चलिए आगे बढ़े, अगली चीज देखते हैं क्या है। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? अब मोहम्मद गौरी जब उत्तर भारत के कई सारे हिस्सों पर कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में सफल हुए, तो एक तो उनके पास भारत का उत्तरी हिस्सा हो गया, प्लस
उनका ओरिजिनल क्षेत्र क्या था बच्चे, यही अफगान क्षेत्र जहां से वो आए थे। तो कई बार मोहम्मद गौरी भारत में रहते थे और कई बार वापस चले जाते थे अफगान क्षेत्र। जब भी अफगान क्षेत्र वापस जाते थे तो भारत की जिम्मेदारी किसको सौंपते थे, उनका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को जिम्मेदारी सौंपते थे कि आप संभालो अब नॉर्थ इंडिया, जब मैं बाहर हूं। तो ये ऐबक उनका गुलाम है, ठीक है। अब हुआ क्या कि 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम थे तो उन्होंने बोला कि भाई अब मैं, जब मेरे मास्टर, मेरे मालिक, उनकी मृत्यु हो गई तो अब मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। तो ऐसी स्थिति में इनने डिक्लेयर किया स्वतंत्रता कि अब हम अलग हैं, अब हम जो घुरिद एम्पायर है, जो मोहम्मद गौरी ने जो क्रिएट किया था घुरिद साम्राज्य, उसका हिस्सा नहीं है और अब हम लोग स्वतंत्र हैं। तो इस तरीके से ऐबक ने स्थापना की दिल्ली सल्तनत की। और दिल्ली सल्तनत में मैं आपको अभी बताऊंगा 5 वंश आए। उन 5 वंश में जो सबसे पहला वंश, तो उसको कहते हैं स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश। तो ये स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश ऐबक ने ही शुरू किया। स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश ऐसा नाम इसको क्यों मिला, क्योंकि इस वंश में कई सारे राजा रानी आएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण सुल्तान होंगे, तो महत्वपूर्ण जो सुल्तान होते हैं उनमें से 3 सुल्तान गुलाम थे सुल्तान बनने से पहले, इसलिए इस वंश को बोलते हैं गुलाम वंश। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम थे, आगे चल के सुल्तान बने, वो सही है। जब व्यक्ति सुल्तान है तब वो गुलाम नहीं है, कोई व्यक्ति सुल्तान और गुलाम एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन जब मोहम्मद गौरी मौजूद थे तब ऐबक गुलाम थे, गौरी की डेथ हुई तब वो सुल्तान बने, लेकिन ऐबक थे कौन, एक टाइम पे गुलाम थे। आगे चल के ऐसे 2 और इंपॉर्टेंट सुल्तान आते हैं इस वंश में जो कि गुलाम होते हैं और बाद में सुल्तान बनते हैं। इसलिए इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने इस वंश को नाम दिया स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि यहां पे महत्वपूर्ण सुल्तान कई सारे गुलाम थे, ठीक है, जिनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो सबसे पहला वंश जो दिल्ली सल्तनत में आता है उसको हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो ये 1206 से 1526 तक है दिल्ली सल्तनत। 1206 में इसकी स्थापना ऐबक ने की। जब गौरी की डेथ हो गई 1206 में, तो 1206 में दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ और 5 यहाँ पे डायनेस्टीज वंश आएंगे। सबसे पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश चलेगा 1206 से 1290। तो ये बात दिमाग में फिट रखें, 5 फैमिलीज आएंगी। सबसे पहली जो फैमिली है, वंश है, उसको हम कह रहे हैं स्लेव डायनेस्टी, जो 1206 से 1290 चलेगा। तो सबसे पहले गुलाम वंश। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ऑर्डर भी लिख देता हूं। सबसे पहले हमने बोला स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश। इनके बाद जो दूसरा वंश आएगा इसको हम कहते हैं खिलजी वंश। इसके बाद तीसरा वंश आएगा उसको हम कहते हैं तुगलक वंश। फिर चौथा वंश आएगा उसको हम कहते हैं सैयद वंश। और फिर हम पढ़ते हैं लोधी वंश, ठीक है। अगर मैं ईयर की बात करूं तो 1206 से 90, फिर आप देखो तो 1290 से 96, फिर आप देखो तो 1290 से 1320। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, 1290 से 1320, ठीक है। तो 1290 से 1320, तुगलक 1320 से 1414, सैयद 1414 से 1451, 1451, और लास्ट में लोधी 1451 से 1526। तो अगर आप नोटिस करोगे दिल्ली सल्तनत में ये 5 वंश आए और उनमें हमने बोला कि शुरुआत कहां से हुई बच्चे, 1206, और फिर खत्म कब हुआ दिल्ली सल्तनत, 1526। अच्छा अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, चलो भाई। तो पोलो, यही है ना, हाँ, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई। अब सुनो, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी में बच्चे कौन आएगा, तो आपको मालूम है कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले आएंगे। इनने ही स्थापना की है। 1206 से 1210 इनका टाइम पीरियड है। ओवरऑल गुलाम वंश का क्या है, 1206 से 1290 जो पहला वंश है, 1206 से 90, उसमें जो ऐबक है वो 1206 से 10। अब इनके टाइम पे क्या क्या हुआ सुने। सबसे पहले इनने अपना कैपिटल लाहौर बनाया। तो सर जब इनका कैपिटल लाहौर है तो दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनका कैपिटल ऐबक का भले ही लाहौर है, लेकिन आगे चल के जो सुल्तान आने वाले हैं उनका कैपिटल दिल्ली होगा, और अधिकतर दिल्ली सुल्तानों का कैपिटल दिल्ली था, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत कहा गया। हाँ, बस ऐबक के टाइम पे अभी शुरू में लाहौर है, लेकिन इनके बाद जो बाद में मुख्य रूलर आएंगे इल्तुतमिश, उनने अपना कैपिटल कर लिया था दिल्ली, और उसके बाद लंबे समय तक कैपिटल दिल्ली रहेगा, इसलिए दिल्ली सल्तनत बोलते हैं, लेकिन इनका कैपिटल लाहौर था। इसके अलावा ऐबक के बारे में और बात करें तो इनको लाख बख्श नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श का मतलब है लाखों का दानी, क्योंकि ये बहुत सारा पैसा बांटे थे, इसलिए उस समय के विद्वानों ने इन्हें नाम दिया लाख बख्श, यानी लाखों रुपए बांटने वाला,
इसके अलावा इनको एक और टाइटल मिला है पील बख्श। पील मतलब होता है हाथी, हाथियों का दानी, हाथियों को, एलिफेंट्स को डोनेट करने वाला। इसके अलावा ऐबक ने किया है कंस्ट्रक्शन कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की पहली मस्जिद है, तो ये दिमाग में रखें, इस पे कभी भी प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा ऐबक ने कंस्ट्रक्शन किया है किसका, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो भाई अढ़ाई दिन का झोपड़ा तो माना जाता है ये 2.5 दिन में बना था, इसलिए इसको 2.5 दिन या अढ़ाई दिन बोलते हैं, 2.5 ढाई, तो 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये कहां पर है, अजमेर में है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन हो गए। अभी मैं एक और कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, तो कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। इनके अलावा जो फेमस कंस्ट्रक्शन है वो तो आप जानते हैं, और वो है बच्चे कुतुब मीनार। क्या है, कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार भी दिल्ली में है, सही बात है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी दिल्ली में है। इनफैक्ट ये एक ही कॉम्प्लेक्स में है, अभी मैं इनके बारे में और बात करूंगा। लेकिन कुतुब मीनार बनवाया क्यों? असल में ऐबक एक सूफी संत में बहुत विश्वास रखते थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ध्यान से सुने, कई नए बच्चों को ये लगता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार अपने नाम पे रखा है कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक मैं हूं तो कुतुब मीनार नहीं। कुतुब मीनार किसकी मेमोरी में, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये सूफी संत हैं, उनका नाम भी कुतुबुद्दीन था, ठीक है, इसलिए कुतुब मीनार। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। चल, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये सूफी संत, तो इनके ही याद में बनवाए। लेकिन 1210 में क्या हुआ कि ऐबक हॉर्स पोलो खेल रहे थे, एक गेम होता है उसको चौगान भी कहते हैं, जिसमें जैसे आप फुटबॉल में क्या करते हो कि भाई बॉल होती है और आपको गोल करना होता है, लेकिन हॉर्स पोलो में आप घोड़े पर बैठे रहते हो, हाथ में स्टिक होती है और नीचे एक बॉल है। अब आपको वही गोल करना है लेकिन स्टिक के माध्यम से करना है, तो वही खेल रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि एक सैनिक था जो गद्दार था, उसको पहले मार दिया, फिर उसकी खोपड़ी से खेल रहे थे, बॉल बना के खोपड़ी को पोलो खेल रहे थे। बताओ, घोड़े का पांव खोपड़ी पे आया, घोड़ा फिसला, ऐबक फिसले, और फिर इस प्रकार सैनिक की लगी हाय, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दुनिया को कर दिया बाय बाय। ऐबक की 1210 में मृत्यु हो गई। चल, तो ये बात हमने समझ ली, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं। निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का वे गुलाम कौन था जिसने अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना जो, और उसने गुलाम वंश की स्थापना की? बहुत सिंपल, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही जवाब है। 1206 में ऐसी सारी चीजें हुई। तो हमने जो महत्वपूर्ण डिस्कशन था वो इनके बारे में कर भी लिया है, ठीक है। 1206 से 1210। आइए, भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन है? सबसे पहली बात, मामलुक वंश या मामलुक डायनेस्टी क्या है? देखो, मामलुक शब्द का मतलब होता है स्लेव सोल्जर। स्लेव सोल्जर का मतलब है कि ऐसे गुलाम जो युद्ध भी लड़ सकें, ऐसे गुलाम जो युद्ध भी लड़ सके, यानी ऐसे स्लेव जो युद्ध भी लड़ना जानते हो, सैनिक के रूप में काम कर सकते हैं। तो ये जो लोग हैं स्लेव सोल्जर दोनों काम कर सकते हैं, तो इनको ही हम कहते हैं मामलुक। अब आप जानते हो कि भाई ऐबक सबसे पहले इंपॉर्टेंट मामलुक है ना भाई। ऐबक क्या है, मामलुक है ना, क्योंकि क्या था, ये गुलाम था किसका, गौरी का, और साथ साथ गौरी के लिए युद्ध भी लड़ता था। तो ये स्लेव सोल्जर है, मामलुक है, और इसने ही मामलुक वंश की स्थापना की, जो कुछ नहीं गुलाम वंश है, गुलाम वंश को ही मामलुक वंश कह रहे हैं, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही जवाब है। तो ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, गुलाम वंश की स्थापना की, और मामलुक वंश की स्थापना की। इलबारी वंश का प्रथम शासक कौन है? अब हम बढ़ रहे हैं आगे। इलबारी वंश, देखो भाई, मैंने आपको बोला कि सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश, इसमें सबसे पहला जो आदमी है जिसको हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ लिया, ऐबक। 1206 से 1210। ऐबक की डेथ के बाद एक कमजोर शासक आएगा, उसका नाम और उसका काम कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति आएगा बहुत, जिसका नाम है इल्तुतमिश। अब ध्यान से सुने बेटा, ऐबक ने जीते जी अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से करवाई थी। इल्तुतमिश पहले गुलाम हुआ करते थे, सुनिएगा, ऐबक जैसे गौरी के गुलाम थे वैसे ही इल्तुतमिश ऐबक के गुलाम थे। और उस टाइम पर जो गुलाम लोग होते थे तो सुल्तानों को बहुत विश्वास हो जाता था गुलाम पर। क्यों? क्योंकि गुलाम 24 घंटे सुल्तान के साथ रहते थे। इनफैक्ट अपने परिवार वाले लोगों से ज्यादा सुल्तान को गुलाम पे विश्वास हो जाता था। कई तो गुलाम बिल्कुल ऐसे लॉयल थे कि जान भी दे सकते थे। तो इसलिए सुल्तान लोग गुलामों पे बहुत विश्वास करते थे। जैसे गौरी ने ऐबक पे बहुत किया, फिर गौरी की डेथ हुई, तब इनने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। अच्छा, ऐबक इल्तुतमिश पे बहुत विश्वास किए, तो इल्तुतमिश गुलाम थे, फिर अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से करवा दी। अच्छा,
अब जब ऐबक की डेथ हो गई तो आगे चल के हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण जो सुल्तान बन रहे हैं वो कौन है, इल्तुतमिश, 1211 से 36। तो बेटा उस टाइम पर गुलाम बनने में बहुत स्कोप, उस टाइम के बच्चे एसएससी की तैयारी करते थे, उस टाइम के भी। बस एसएससी का तब फुल फॉर्म क्या था, स्लेव सिलेक्शन कमीशन। जो स्लेव बन जा रहा है उसकी किस्मत चमक जा रही है, वाह भाई वाह, देख रहे हो आप। तो इसलिए तो गुलाम वंश को गुलाम वंश बोल रहे हैं कि देखो भाई गुलाम लोग सुल्तान बन रहे हैं, तो ये आगे चल के क्या बन गए, सुल्तान बन गए। अच्छा, अब इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात, इल्तुतमिश शुरुआत से ही कोई गुलाम नहीं था। इनफैक्ट ये ठीक ठाक परिवार का व्यक्ति था, लेकिन इसके जो भाई थे, सगे भाई, वो इससे बहुत चिढ़ा करते थे। असल में ये अपने सभी भाइयों में सबसे ज्यादा स्मार्ट था, दिमाग में तेज था, और इसलिए घर वाले भी अक्सर इसकी तारीफ किया करते थे। तो अन्य जो सगे भाई थे वो चिढ़ते थे। तो एक बार जब माता पिता घर पे नहीं थे, भाइयों ने इनको पकड़ा और इनको गुलामों के मार्केट में बेच दिया। इस प्रकार ये बन गए गुलाम। चल, तो ये एक हमारी बात हो गई। तो इनका वंश कौन सा था, ये किस फैमिली से थे, इल्बारी। इसलिए जब ये सुल्तान बने तो माना जाता है इल्बारी वंश की शुरुआत हुई। तो बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, इल्तुतमिश। और बात करें इल्तुतमिश की, तो ये जो इल्तुतमिश है इनने कैपिटल क्या कर दिया, लाहौर से दिल्ली। आप सब जानते हो लाहौर कैपिटल किसने बनाया था बेटा, ऐबक। लाहौर से दिल्ली किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे काम अभी जो मैं बताने वाला हूं इल्तुतमिश के, उसी की वजह से इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर बोलते हैं। भाई ऐसा क्यों, रियल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को क्यों बोल रहे हैं, सुनते रहिए। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई, संस्थापक वो व्यक्ति होता है जो बस कोई चीज शुरू कर देता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक वो होता है जो उस पर्टिकुलर चीज को या उस साम्राज्य को सालों साल चलाए जाने वाली स्थिति में लाए। तो भले ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर बहुत सारी और समस्याएं थी जो ऐबक नहीं सुलझा पाए। लेकिन इल्तुतमिश ने जब पद संभाला तो बहुत सारी ऐसी चीजें की जिससे दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया, बहुत सारी नीतियां शुरू की, दुश्मनों को खत्म किया, खतरों को हटाया। इसी कारण से दिल्ली सल्तनत को सालों साल चलने लायक स्थिति में लाए, इसलिए इनको बोलते हैं रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक। ये मैं एग्जाम्पल पहले भी दे चुका हूं कि भाई जैसे कोई गाड़ी है, उसको शुरू किया जिस व्यक्ति ने, तो उसको हम कहते हैं फाउंडर। कोई गाड़ी है, उसको शुरू कर दिया, चाबी घुमा दी, इग्निशन या बोलते हैं ना ऑन कर दिया, गाड़ी चालू हो गई, तो यह है फाउंडर। लेकिन उस गाड़ी में पेट्रोल डलवा के उसको लंबी स्थिति में चलने लायक किसने बनाया है, किसने चलाया है, तो उसको हम कहेंगे रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक, जो हमारे केस में क्या है, इल्तुतमिश। तो इन्होंने ऐसा क्या किया सर, जैसे एक एग्जाम्पल तो आपको मिल ही गया कि भाई कैपिटल लाहौर से दिल्ली। अब जिस व्यक्ति ने कैपिटल दिल्ली किया, तो मतलब दिल्ली सल्तनत को दिल्ली कैपिटल किसने दिया, इल्तुतमिश ने की। बहुत बड़ी चीज है वास्तविक संस्थापक कहने के लिए। इतना ही नहीं, और बातें सुनिए बच्चे। इनने क्या किया, इनने सिक्के शुरू किए चांदी के। तो इनके जो सिल्वर कॉइन है, जो चांदी के सिक्के हैं, इनको हम लोग बोलते हैं टंका। क्या बोलते हैं, टंका। तो टंका इनके चांदी के सिक्के हैं। साथ साथ इनके जो कॉपर कॉइन है, यानी जो इनके तांबे के सिक्के हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं जीतल। तो इनने जीतल और टंका ये सिक्के भी शुरू किए। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है इनको वास्तविक संस्थापक कहने के लिए, क्योंकि जो टंका है ना, यही आगे चल के तनख्वाह बनता है। जैसे आज भी हम बोलते हैं ना, एक शब्द है, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है। तो ये शब्द कैसे आया, तो असल में इल्तुतमिश के टाइम पे जो सैनिक है उनको सैलरी मिलती थी सिल्वर कॉइन्स में, जिसको टंका बोलते हैं। तो अक्सर ये पूछा जाता था, अरे तुम्हारे टंका कितने हैं, या तुम्हारे टंका से मतलब है सैलरी कितनी है। तो कोई सैनिक को मिल रहे हैं 5 टंका, किसी को मान लो मिल रहे हैं 10 टंका। तो यहीं से समय के साथ वो शब्द बना तनख्वाह। तो ये पूरे मिडीवल इंडिया में जो दिल्ली सल्तनत वाला टाइम पीरियड है ना, 1206 से 1526, उसमें टंका बैकबोन होता है इकोनॉमी की, यानी टंका सबसे मेन फॉर्म ऑफ करेंसी था। ठीक है, और भी आगे सिक्के अलग अलग सुल्तान लाएंगे, लेकिन टंका सबसे मेन है जो इल्तुतमिश ने शुरू किया है। चलिए और बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश ने क्या किया, एक बार जलालुद्दीन मांग बरनी नाम का एक व्यक्ति इनसे शरण मांगने आया। अब शरण क्यों मांगने आया वो कहानी सुनिए। असल में चंगेज खान नाम का एक मंगोलियन रूलर था, शायद आपने नाम सुना होगा, बहुत खतरनाक था। तो अब क्या किया, चंगेज खान ने जलालुद्दीन मांग बरनी के पिता को मार दिया, और चंगेज खान फिर इसके पीछे आया। तो ये लोग हैं कौन वैसे, एक इनका अलग ही साम्राज्य दिल्ली सल्तनत से दूर था, ख्वारिज्म एम्पायर बोलते हैं। ख्वारिज्म साम्राज्य एक अलग साम्राज्य था। तो चंगेज खान ने ख्वारिज्म एम्पायर के हेड ख्वारिज्म शाह को मार दिया।
और फिर जलालुद्दीन मांगबरनी को मारने के लिए इनके पीछे सेना लगाई। लेकिन ये भागते भागते दिल्ली सल्तनत की बॉर्डर्स पर आए। अब इल्तुतमिश को ये बात तो साफ थी कि अगर इनने जलालुद्दीन मांगबरनी को अंदर आने दिया तो चंगेज खान की सेना भी आएगी फिर, क्योंकि वो इनको ढूंढ रही है। और चंगेज खान की उस समय सेना जो बहुत ज्यादा मजबूत थी और उससे लड़ना बहुत मुश्किल था। तो इल्तुतमिश ने ऐसा फैसला किया कि भाई नहीं, इसको इंडिया में एंट्री नहीं दे सकते, वरना चंगेज खान से दुश्मनी मोल लेना होगा और चंगेज खान को हरा तो नहीं पाऊंगा मैं। ऐसी स्थिति में इसकी भी सेना अभी आई है। जलालुद्दीन मांगबरनी ये भी कुछ सेना लेके आया था, बॉर्डर पे खड़ा है दिल्ली सल्तनत की। यानी अगर मना किया तो ये अटैक कर देगा, और अगर इसको अंदर आने दिया तो चंगेज खान की सेना अटैक कर देगी। तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने क्या किया कि जो जलालुद्दीन मांगबरनी का एक दूत था, एम्बेसडर था, जो इल्तुतमिश से मिलने आया था, जो जलालुद्दीन मांगबरनी को इंडिया में एंट्री देने की वकालत कर रहा था कि अंदर आने दो मेरे राजा को, इल्तुतमिश ने उसे इंडिया में ही व्यस्त रखा अलग अलग चीजों में, यानी अलग अलग चीजों में उसका समय खराब किया। और जलालुद्दीन मांगबरनी बॉर्डर पे इंतजार करते रह गए। और जब जलालुद्दीन मांगबरनी को लगा कि भाई लोग कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, तो तब तक जलालुद्दीन मांगबरनी का भी मन बदल चुका था, तब ये कहीं और चले गए। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीति से ना तो इनको भारत पर अटैक करने दिया, ना चंगेज खान को अटैक करने दिया। और मेन था चंगेज खान, चलो इसका तो अटैक एक बार कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चंगेज खान के अटैक से भारत को बचाया। ये पूरा घटनाक्रम 1221 में हुआ। तो इस तरीके से देखो, वास्तविक संस्थापक कहने की एक और वजह मिल गई कि भाई दुश्मनों से लड़े इस सेंस में कि दुश्मनों को, मतलब भारत की जो सीमा है उसको बचाए रखा दुश्मनों से। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बात करें और इल्तुतमिश के बारे में और चर्चा करें और क्या किया। इल्तुतमिश ने इंडिया में एक सिस्टम शुरू किया था जिसको हम लोग बोलते हैं इक्ता। क्या शुरू किया था बच्चे? इक्ता प्रणाली। ये इक्ता प्रणाली बेसिकली क्या है? तो इक्ता प्रणाली बेसिकली ये है कि जैसे मान लो ये इल्तुतमिश का साम्राज्य है, ये पूरा जो साम्राज्य है लाइन के ऊपर। अब इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को अलग अलग लैंड पार्सल्स यानी भूमि के टुकड़ों में डिवाइड किया। जैसे मान लो इल्तुतमिश खुद यहाँ बैठा है, लोग एक ऐसे ही रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं। अब ये जो भूमि के टुकड़े हैं, तो जैसे पहला टुकड़ा, इसको नाम दिया गया इक्ता नंबर 1। इक्ता मतलब पार्सल ऑफ लैंड, ठीक है, लैंड पार्सल, तो भूमि का एक टुकड़ा, लैंड पार्सल, तो ये हो गया इक्ता नंबर 1। यहाँ पे आप देखो इक्ता नंबर 2, तो मैं इसको I2 लिख देता हूं। यहाँ पर इक्ता नंबर 3, तो मैं इसको I3 लिख देता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा आगे की कहानी। इक्ता मतलब हो गया लैंड पार्सल, और ये जो भूमि है इस पर किसी न किसी को हेड बनाया जाता था, उसको हम बोलते थे मुक्ति या वली। क्या बोलते थे बेटा? मुक्ति या वली। ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आएगा। अब जैसे ये जो इक्ता नंबर 1, ये जो पहला जमीन का टुकड़ा है, इस पर जिस व्यक्ति को हेड बनाया उसको हमने बोल दिया मुक्ति नंबर 1, वली नंबर 1। अब इनको काम क्या दिया गया था? मुक्ति या वली का काम था कि आप अपने अपने इक्ता में से जो भी लोग रह रहे हैं, जैसे मान लो पहला जो इक्ता है उस पर 2000 लोग रह रहे हैं, तो इस जमीन पर जो 2000 लोग रह रहे हैं, सबसे पहले तो आप उनसे टैक्स यानी कर इकट्ठा करो। सबसे पहला काम मुक्ति वली का। जैसे मान लो आपने 2000 लोगों से टैक्स इकट्ठा किया, सबसे 1-1 रुपए, हम सिर्फ एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं, तो 2000 रुपए आपने इकट्ठे कर लिए। अच्छा, इकट्ठे किए गए जो भी आपने टैक्स इकट्ठा किया है, उसमें से आपको अब सेना मेंटेन करनी है उसी पैसे में से इस क्षेत्र में। तो इस मुक्ति या वली का एक और काम क्या है कि भाई उस टाइम पर पुलिस वुलिस कुछ नहीं है, सेना ही है जो युद्ध भी लड़ती है, और सेना ही है जो सिविलियंस को भी संभालती है, नागरिकों को भी संभालती है। तो सेना मेंटेन करो। तो इस मुक्ति वली ने क्या किया भाई? सोल्जर्स रिक्रूट किए, घोड़ों को भी लाए, और उस सब में मान लीजिए इनका खर्चा हो गया 1000 रुपए। तो 1000 खर्च हो गया। पैसा कितना मिला था इस क्षेत्र के लोगों से? 2000। खर्चा भी कितना हो गया? 1000, प्लस इनकी खुद की भी सैलरी होगी और अन्य मिसलेनियस खर्चे होंगे, विविध खर्चे होंगे, मान लो 500 और खर्चा हो गया। कुल मिला के 2000 इनकम है और खर्चा हो गया 1500। यानी अगर मैं माइनस करूं 2000 में से 1500, तो मेरे पास बचा क्या? मतलब इस मुक्ति या वली के पास बचा क्या? 500। ये जो बेटा 500 है, इसको बोला जाता था फवजिल। क्या बोला जाता था? फवजिल। और हर मुक्ति या वली का काम है कि वो सारे खर्चों को माइनस करने के बाद जो भी फवजिल बनता है वो चुपचाप सही तरीके से सही समय में सुल्तान को देगा। तो इसलिए इल्तुतमिश ने बैठे बैठे जो इक्ता व्यवस्था क्रिएट कर दी बेटा, उससे उसको बैठे बैठे अलग अलग क्षेत्रों से फवजिल प्राप्त हो रहा है, और उसकी कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि पूरा सिरदर्द अलग अलग मुक्ति वली का है। भाई इस क्षेत्र से
टैक्स इकट्ठा करना, सेना मेंटेन करना, यहाँ के मुफ्ती वली की जिम्मेदारी, यहाँ से वहां की जिम्मेदारी, यहाँ से उसका मुफ्ती, मतलब इल्तुतमिश ने पूरा सिरदर्द, पैसा इकट्ठा करना, सेना मेंटेन करना, ये सब दूसरों को दे दिया कि सिरदर्द तुम पालो, और मैं क्या करूंगा, मैं हूं सुल्तान, मैं बस सबको सुपरवाइज करूंगा। तो भाई इसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं हम लोग इक्ता सिस्टम को। हर जगह से बैठे बैठे पैसा प्राप्त हो रहा है फवजिल, सही है। चलें, तो ये भी बात हमने समझ ली। ये भी एक कारण है कि इसको वास्तविक कहते हैं हम लोग क्या संस्थापक, क्योंकि देखो इक्ता सिस्टम भी एक प्रशासनिक व्यवस्था जो ये लाए हैं, इससे दिल्ली सल्तनत उस समय मजबूत हुई। अच्छा, इसके अलावा इनने 40 मंत्रियों का एक ग्रुप क्रिएट किया था जिसको कहते हैं चालीसा। इसको तुर्कान ए चहलगनी भी कहते हैं। चहलगनी मतलब 40, ठीक है। तुर्कान ए चहलगनी का मतलब है तुर्क, ये लोग तुर्क है ना, मैंने पहले भी बात बताई, ये लोग सब तुर्क हैं, भले महमूद गजनवी हो, बाद में मोहम्मद गौरी हो, फिर उनके गुलाम हो ऐबक या इल्तुतमिश हो, ये सब कौन है, तुर्क। तो 40 तुर्क क्षेत्र के, क्योंकि कई सारे तुर्क लोग अब इंडिया में मौजूद हैं इनके साथ जो आए, तो 40 ऐसे लोगों को इनने मंत्री बना दिया। तो क्योंकि ये तुर्क थे और 40 थे, तो तुर्कान ए चहलगनी, चहलगनी मतलब 40, तो ग्रुप ऑफ 40, 40 ये अमीर है। अमीर मतलब रिच नहीं, अमीर मतलब नोबल्स। जैसे आज हम बोलते हैं प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद होता है, तो उस टाइम पर अमीर या नोबल्स हुआ करते थे जो किंग को एडवाइस करते थे, ठीक है। चल, और ये इल्तुतमिश ने अगेन क्या किया बच्चे, देखो समझदार व्यक्ति वो है जो शक्तियों का विभाजन करे। जो व्यक्ति सोचेगा कि सारी शक्तियां मैं अपने पास रखूं, वो सफल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ शक्तियों का विभाजन किया, ठीक है। चलो, तो इल्तुतमिश क्योंकि अलग अलग मंत्रियों को शक्ति दी है कि तुम ये डिपार्टमेंट संभालो, तुम ये संभालो, तो सही जवाब हो गया इल्तुतमिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? अब देखें, सही जवाब है कुतुब मीनार। यहाँ पे सबसे पहले मैं मार्क कर देता हूं कि देखो जो कुतुब मीनार इमारत है, तो उसके इर्द गिर्द अगर हम एक फेंस माने, एक परिसर माने, उस परिसर के अंदर बहुत सारी और इमारतें हैं, ये असली बात है। तो कुतुब मीनार के आसपास बहुत सारी इमारतें हैं जो उसी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं। जैसे एक मैंने आपको बोला कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये आप अच्छे से जानते हो, और इसके अलावा यहां पर बच्चे इल्तुतमिश की समाधि भी है। क्या है? इल्तुतमिश की समाधि भी यहीं पे है ना। तो इल्तुतमिश की समाधि भी यहीं पे है। इसके अलावा आगे चल के मैं बताऊंगा, यहां पर एक एंट्रेंस गेट है जिसका नाम है अलई दरवाजा। अलई दरवाजा वो भी इसी परिसर में है। और यहां पर पहले से ही मौजूद है मेहरौली आयरन पिलर। अब सुनिए, ये मेहरौली आयरन पिलर सबसे पहले यहां पे था, बाकी चीजें सब बाद में आई हैं। मेहरौली आयरन पिलर असल में प्राचीन भारत में एक शासक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तो उनने ये आयरन पिलर बनवाया था और उसमें उनने अपनी अचीवमेंट्स भी लिखवाई हैं। इस आयरन पिलर की खास बात है कि इतने साल बाद भी ये, इसमें जो आयरन है उस पर जंग नहीं लगी है। बताइए कितनी बड़ी बात है। तो ये सबसे पहले मौजूद था, बाद में यहाँ पे फिर कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अन्य चीजें बाद में आई हैं, ठीक है ना। ठीक, कुतुब मीनार और कुव्वतुल मस्जिद, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ऐबक ही लिख देता हूं भाई सीधे में, है ना। तो ये दोनों तो ऐबक का कंस्ट्रक्शन है। हाँ, कुतुब मीनार पे अभी मैं और इलेबोरेट करूंगा आगे चल के, उसमें कुछ और लोगों का भी कुतुब मीनार में योगदान है, लेकिन इनिशिएट किसने किया कुतुब मीनार बनवाना? ऐबक। और कुव्वतुल इस्लाम तो खैर ऐबक ने ही बनवाई है। चलो, अलई दरवाजा बेटा ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ए से अलई, ए से अलाउद्दीन खिलजी। मेहरौली आयरन पिलर चंद्रगुप्त द्वितीय का है। चल, तो ये हमने महत्वपूर्ण बात देख ली। आइए, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, यानी स्लेव्स जो कि सैनिक भी हैं। अच्छा, तो उन्हें क्या कहते थे, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? अब यहाँ पे एक बात है, आपने एक शब्द पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मामलुक, शायद आप लोग वही शब्द अभी ढूंढ भी रहे होंगे। तो बेटा मामलुक क्या होते हैं? स्लेव सोल्जर, यानी जो गुलाम भी हो और जो सैनिक भी हो, तो उनको हम लोग कहते हैं मामलुक। अच्छा, साथ साथ यहाँ पे एक और बात है, सेम स्लेव और सोल्जर्स के लिए एक और शब्द है जिसको हम कहते हैं बंदगान। क्या बोलते हैं बच्चे? तो बंदगान। तो यहाँ पर देखो एक शब्द आपको दिख रहा है बंदगान, ये भी अगेन स्लेव सोल्जर्स हैं, यानी ऐसे गुलाम जो राजा के लिए समय पड़ने पर लड़ाई भी कर सकें, तो इनको हम लोग कहते हैं स्लेव सोल्जर्स, ठीक है। तो मामलुक और बंदगान तो एक ही बात, और यहाँ पे बंदगान सही है। इल्तुतमिश ने बहुत सारे ऐसे स्लेव्स खरीदे थे, और सही भी है ना भाई, जब स्लेव रख ही रहे हो तो ऐसे रखो जो युद्ध में भी काम आ पाए, वरना अगर आप केवल स्लेव रख रहे हो तो आपके लिए बर्डन है। क्योंकि अगर कोई स्लेव है, कोई गुलाम है, और उस गुलाम का पूरा रख रखाव आपको करना, उसका खाना पीना कपड़े, क्योंकि गुलाम है ना, वो काम करने थोड़ी ना जाएगा कहीं,
तो बर्डन हो गया, लेकिन अगर युद्ध में भी वो आपका योगदान कर दे, आपके लिए काम कर ले, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, वो सैनिक के रूप में भी हेल्पफुल है फिर तो। हौज ए सुल्तानी क्या है? चलिए, हौज ए सुल्तानी बच्चे क्या है? टावर है, रिजर्वायर है, पैलेस है या मस्जिद है, ये एक बड़ा सा जलाशय है, रिजर्वायर है। असल में हौज ए सुल्तानी ये इल्तुतमिश ने बनवाया था, और जो हौज ए सुल्तानी है ये बेसिकली एक जलाशय, एक रिजर्वायर इल्तुतमिश ने इसलिए बनवाया क्योंकि इल्तुतमिश को एक बार सपने में, इल्तुतमिश ने जब सबको ये सपना बताया तो उसके अनुसार उसको सपने में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब दिखे, और उन्होंने ही इनको ये कहा कि आप एक जलाशय बनवाइए जिससे दिल्ली के लोगों को पानी प्राप्त हो सके। तो हौज ए सुल्तानी इल्तुतमिश ने बनवाया, ये दिल्ली में मौजूद है, और इल्तुतमिश ने जो दुनिया को बताया कि भाई मैंने क्यों बताया वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनने सपना देखा, इस बारे में इनने सबको बताया। ठीक है, चलो। तो अच्छा, इल्तुतमिश का टाइम तो आप जानते हो 1211 से 36, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले भी मैंने टाइम लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये वही चीज है, मैंने कोई नई चीज नहीं लिखी, 1211 से 36 आप देख सकते हैं। चलिए भाई, आइए आगे बढ़े, अगला प्रश्न क्या बोलता है देखते हैं। डैश ने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान चहलगनी, वही जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि भाई 40 मंत्रियों में डिवाइड किया, और किसने किया बच्चे? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने ऐसी बहुत सारी चीजें की ना जिससे इसको हमने वास्तविक संस्थापक बोला। आई से इल्तुतमिश, आई से इल्बारी वंश, आई से इल्तुतमिश, आई से इक्ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है चालीसा, उसी से हो जाता है। ठीक है भाई, लेकिन इल्तुतमिश ने ही 40 मंत्रियों को क्रिएट किया। ठीक है, आइए, चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया? अभी अभी हमने बात की कि चांदी का सिक्का टंका जो कहलाता था इल्तुतमिश ने, और साथ साथ हमने ये भी डिस्कस अभी अभी डिटेल में किया कि जो तांबे का सिक्का है, कॉपर कॉइन है, जिसको हम बोलते हैं जीतल, ये भी इल्तुतमिश ने शुरू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की? लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं। यह है आपके सामने स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश। गुलाम वंश में आप देख रहे होंगे बहुत सारे रूलर हैं, ऐबक हैं, आराम शाह जो महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए मैंने उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। इल्तुतमिश बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, अब हम लोग इससे पहले आगे के कुछ लोगों के बारे में पढ़ें, जरूरी है कि हम लोग कुछ और चर्चा करें। असल में इल्तुतमिश के बेटे मौजूद थे, और उनकी बेटी भी थी रजिया, और इल्तुतमिश जब अपने बेटों को देखता था, उनकी चीजों को देखते थे, तो इल्तुतमिश को ये लगा कि इनसे ना हो पाएगा। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने जीते जी अपनी बेटी को उत्तराधिकारी यानी अपना सक्सेसर घोषित किया। जो पहली बार ऐसा हुआ था कि भाई किसी सुल्तान के बेटे मौजूद हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी बेटी को नॉमिनेट कर रहे हैं। पहली बार ऐसा किसी ने देखा था। इनफैक्ट इल्तुतमिश जब भी हंटिंग पे जाते थे, शिकार पे जाते थे, तो बोलते थे बेटी को कि चलो तुम भी आओ, यहाँ पे ये सीखना है तुम्हें कि शिकार कैसे करते हैं, और फिर वहां पे उनसे डिस्कशन करते थे युद्ध कैसे लड़ते हैं। और साथ साथ जब एडमिनिस्ट्रेशन भी करते थे इल्तुतमिश, प्रशासन संभालते थे, तो अब बेटी को बुलाते थे कि देखो प्रशासन कैसे चलता है। यानी उनका साफ था कि भाई इनको बनाना है उत्तराधिकारी। अब जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो रजिया, आगे चल के कुछ विरोध होता है, लेकिन आगे चल के हम बात करें मुख्य बात, तो रजिया बन जाती है सुल्तान। ये पहली बार ऐसा होता है कि कोई मुस्लिम महिला भारत की हेड बनती है। इनफैक्ट ना सिर्फ पहली बार बल्कि अंतिम बार। ना तो रजिया सुल्तान से पहले कोई मुस्लिम महिला भारत की हेड बनी, ना उनके बाद कभी ऐसा हुआ। तो ये फर्स्ट एंड ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया है। ठीक है, अच्छा, रजिया सुल्तान का जो रूल है, अगर हम ईयर के वाइज में डिस्कस करें तो सबसे पहले हमने ऐबक को बोला 1206 से 10, इल्तुतमिश में बच्चे हमने बोला 1211 से 36। अब इनके बाद रजिया सुल्तान 1236 से 40। अब रजिया जब रूलर बनती हैं तो बहुत शानदार रूलर सिद्ध होती हैं। इनके टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा डिसिप्लिन भी मेंटेन था, और लोग ओवरऑल बात करें, मोटा मोटा बात करें तो इनके रूल से संतुष्ट थे। लेकिन माना जाता है कि रजिया की सबसे बड़ी गलती बस ये थी कि वो एक महिला थी, और उस समय के जो पुरुष थे, पुरुष प्रधान समाज था, उनको एक महिला से आदेश लेना अच्छा नहीं लग रहा था। अब आपको याद होगा इल्तुतमिश ने 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था ना, 40 मंत्रियों का समूह, जिसको हमने तुर्कान चहलगनी कहा था। अब ये 40 मंत्री पुरुष हैं, तुर्क पुरुष। अब इन पुरुषों को अच्छा नहीं लग रहा है, मंत्री हैं, कि भाई अब एक फीमेल रूलर आ गई, उनसे हम आदेश ले रहे हैं। तो ये धीरे धीरे आपस में इनके ऑर्डर्स को नेग्लेक्ट करने लगे, इग्नोर करने लगे,
और साथ साथ आपसी गुटबाजी भी करने लगी कि भाई मैं तो पसंद नहीं करता हूं, मैं तो इसको पसंद करता हूं, मैं तो इसको पसंद करता हूं। तो जो चालीसा इल्तुतमिश ने बनाया था ताकि प्रशासन अच्छे से चले, वही चालीसा इल्तुतमिश के बाद प्रशासन को और दिल्ली सल्तनत को कमजोर करने की भूमिका निभाने लगा। तो एक तो ये महिला है, और दूसरी बात रजिया सुल्तान के साथ एक ये भी चीज थी कि ये जो पारंपरिक मुस्लिम महिलाओं के उस समय के कस्टम्स थे उनकी अवहेलना करती थी ये चालीसा के अनुसार। जैसे जब भी दरबार में आती थी, है ना, जब पूरे मंत्री बैठे तब किसी प्रकार से कोई बुरखा या फेस कवर जिसको व्हील कहते हैं वो पहन के नहीं आ रही है, तो उनका फेस खुला है। और इससे उस समय के कई लोगों को आपत्ति थी कि अगर आप ऐसा करेंगी तो फिर आपको देख के समाज की जो साधारण महिलाएं उनको भी हिम्मत मिलेगी कि जब हमारी जो हेड हैं वो ही नहीं फॉलो कर रही हैं सब, तो हम क्यों करें। तो आप गलत एग्जाम्पल सेट मत कीजिए, आपको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे गलत चीज़ के लिए। तो ये भी इनको दिक्कत थी भाई लोगों को उस समय के कि आप मुस्लिम परंपराओं की अवहेलना करती हैं और इनको फॉलो नहीं करती। तो एक तो महिला होना और दूसरा जो मुस्लिम रिवाज हैं उनको फॉलो नहीं करना, समझ गए। तीसरी एक और ये भी चीज थी कि याकुट नाम का एक व्यक्ति था जो कि अफ्रीका से संबंधित था, और याकुट को रजिया सुल्तान ने बहुत ज्यादा प्रमोशन दिया। तो जो चालीसा के जो तुर्क मंत्री हैं, वो तुर्क हैं, तुर्क क्षेत्र के, तो उनको बुरा लगा कि भाई हम लोग मौजूद हैं लेकिन प्रमोशन पा रहा है एक बाहर का व्यक्ति, और इस बात से भी बहुत नाराज हो गए थे। तो याकुट को जैसे रजिया सुल्तान ने बना दिया आमिर आखुर। आमिर आखुर का मतलब होता है हेड ऑफ कैवेलरी। कैवेलरी का मतलब यह है घुड़सवार सेना। तो उस टाइम पर घुड़सवार सेना बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, और अगर उसका कोई हेड दूसरा व्यक्ति बन जाता है जो तुर्क नहीं है, गैर तुर्क, तो इससे भी तुर्क लोगों को बहुत बुरा लगा। तो ये मुख्य कारण है कि रजिया सुल्तान के खिलाफ उन तुर्क लोगों ने फिर अपनी जो गुटबाजी थी फिर वो षड्यंत्र में तब्दील करना शुरू कर दिया इनको हटाने के लिए। अब एक गवर्नर था जिसका नाम था अल्तूनिया, ध्यान से सुनेंगे। तो बेटा जब रजिया सुल्तान मौजूद है और याकुट तो इनके साथ ही है ना, अब यहाँ पे एक भटिंडा क्षेत्र था और वहां के गवर्नर थे, उसका नाम था अल्शूनिया, या हिंदी में कहे तो अल्तूनिया। तो अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया और तब रजिया सुल्तान याकुट के साथ अल्तूनिया का विद्रोह खत्म करने गई। लेकिन यहाँ पे अल्तूनिया ने रजिया सुल्तान को तो बंधक बना लिया लेकिन याकुट को जान से मार दिया। और रजिया सुल्तान के सामने ऑप्शन रखा कि अगर तुम्हें बाहर आना है गिरफ्तारी से तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अल्तूनिया रजिया से प्रेम करते थे, क्योंकि ये दोनों बचपन में क्लासमेट थे। तो ये पुराना प्यार है इन दोनों के बीच। और ऐसी स्थिति में अल्तूनिया ने इनके सामने ऑप्शन रखा कि भाई अगर आप शादी करते हैं तभी मैं आपको बाहर निकालूंगा, अन्यथा नहीं। ऐसी स्थिति में रजिया सोच रही भाई अब यहीं पे पड़े पड़े नहीं तो मर जाएंगी, इससे अच्छा है कि हाँ बोल दे। तो रजिया ने इनको हाँ बोल दिया। ऊपर से याकुत सोच रहे होंगे कि तेरे बाद मैंने मोहब्बत को जब भी लिखा गुनाह लिखा, गुनाह लिखा, गुनाह लिखा। क्योंकि भाई ये तो सेक्रीफाइस कर दिया अपनी लाइफ, और जिसके लिए सेक्रीफाइस किए वही रजिया ने शादी कर लिया अल्तूनिया। लेकिन अब ये भी भाई इनकी भी मजबूरी थी रजिया की कि वरना अंदर ही मर जाती। अब इन दोनों ने कर ली शादी। अब ये मौजूद है भटिंडा में, लेकिन मीनवाइल समस्या ये है कि दिल्ली तो खाली हो गया ना भाई, याकुत मर चुका है और रजिया तो यहाँ पे भटिंडा में अल्तूनिया के साथ, तो दिल्ली तो खाली है। ऐसी स्थिति में रजिया का एक भाई था जिसका नाम था बहराम शाह। क्या नाम था? बहराम शाह। बहराम शाह ने सोचा मौका अच्छा है और बहराम शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब ये बात अल्तूनिया और रजिया को पता चली, तो अल्तूनिया और रजिया अब यहाँ भटिंडा से निकले दिल्ली की तरफ। लेकिन वहां दिल्ली में जब युद्ध हुआ बहराम शाह की सेना का इनसे, तब बहराम शाह ने अल्तूनिया को ही जान से मार दिया। बताओ भाई दुनिया में कितना गम है, इनका गम कितना कम है। अब आप ये सोचो, हैरान होने वाली बात यह है कि भाई जो रजिया के साथ जा रहा है वो मर जा रहा है, पहले याकुत मरे अब अल्तूनिया मरे। लेकिन तब बहराम शाह ने अपनी सेना रजिया के पीछे लगा दी। अंततः रजिया गुंडों में फंस गई और फिर रजिया की मृत्यु हो गई। 1240 में रजिया की मृत्यु हुई। बहराम शाह कुछ टाइम के लिए रूलर थे लेकिन कुछ महत्वपूर्ण रूलर नहीं रहे। तो आगे चल के एक व्यक्ति जो रूलर आएंगे इंपॉर्टेंट, बहराम शाह, मसूद शाह, सब काम के नहीं। इनके बाद आएंगे एक इंपॉर्टेंट रूलर नसीरुद्दीन महमूद। क्या नाम है? नसीरुद्दीन महमूद। तो नसीरुद्दीन महमूद अब बन गए अगले रूलर। नसीरुद्दीन महमूद भी लेकिन कोई स्ट्रांग रूलर नहीं थे, कमजोरी थे। ठीक है, इनके टाइम पे भी चालीसा ने अपनी गुटबाजी चालू रखी। अब तो चालीसा के हौसले और बुलंद हो गए क्योंकि उनने रजिया को एक तरीके से भाई
उनके खिलाफ बहुत विद्रोह किए, बहुत परेशानियां उत्पन्न की, अंततः खेल खत्म हो गया। बाद में भी कमजोर रूलर जब थे तो चालीसा के हौसले और बुलंद हुए कि लो अब तो कठपुतली हैं ये सुल्तान हमारे। और अभी भी ये स्थिति है, नसीरुद्दीन महमूद कोई स्ट्रांग रूलर नहीं है। तो इनके टाइम पे 40 मंत्री थे। अब उन 40 में से एक मंत्री था जिसका नाम था बलबन। तो बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद की नजरों में उठने के लिए अपनी बेटी की शादी इनसे करवा दी। तो नसीरुद्दीन महमूद बहुत खुश हुए कि वाह भाई बलबन, और तब बलबन को एक नॉर्मल मंत्री से प्रमोट करते हुए अपना प्राइम मिनिस्टर यानी वजीर बना दिया। तो बेटा ध्यान से सुनना, बलबन आगे चल के सुल्तान बनेंगे, लेकिन अभी बलबन बन गए हैं वजीर। भाई जब नसीरुद्दीन महमूद सुल्तान है तब बलबन एक मंत्री थे, लेकिन बलबन ने अपनी बेटी की शादी इनसे करवा दी। तो ये बहुत खुश हो गए। तब इनने बलबन को बोला तुम हो मेरे वजीर, प्राइम मिनिस्टर, और साथ साथ बलबन को एक उपाधि भी दी। उपाधि थी उलुग खान। क्या उपाधि थी बेटा? उलुग खान। उलुग खान का मतलब क्या है? मतलब तुम महान हो। उलुग मतलब महान, तुम महान हो। अब भाई वो तो कहेंगे क्योंकि बलबन ने अपनी बेटी की शादी इनसे करवाई, तो ये खुश हैं। इसलिए नसीरुद्दीन महमूद खुश होकर बलबन को वजीर और उलुग खान बोले। लेकिन आगे चल के माना जाता है बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद के खाने में एक दिन जहर मिला दिया और इन्हें मार दिया, और इस प्रकार बलबन ने अपनी ही बेटी को विधवा कर दिया और फिर बलबन बन गए अगले सुल्तान। अब ध्यान से सुनना बच्चे, एक महत्वपूर्ण बात है। दिल्ली सल्तनत को गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश आया, तो गुलाम वंश को गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण सुल्तान थे वो कुछ ही थे, और कुछ महत्वपूर्ण सुल्तानों में से कौन है? गुलाम लोग हैं। जैसे हमने बोला ऐबक गौरी के गुलाम और इल्तुतमिश ये ऐबक के गुलाम, और यहाँ पे जो बलबन दिख रहे हैं ये एक समय पे इल्तुतमिश के गुलाम थे, लेकिन आगे चल के सुल्तान बन गए। तो दिल्ली सल्तनत में जो महत्वपूर्ण सुल्तान हैं, कौन कौन है महत्वपूर्ण? ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, नसीरुद्दीन, बलबन, ये 5 महत्वपूर्ण सुल्तान है। उन 5 में से 3 गुलाम थे। ऐबक गौरी का गुलाम, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम, रजिया किसी गुलाम नहीं थी, रजिया बेटी थी इल्तुतमिश की, और नसीरुद्दीन भी किसी का गुलाम नहीं था, लेकिन ये बलबन इल्तुतमिश के गुलाम थे, ठीक है, और बाद में सुल्तान बने। तो क्योंकि 5 महत्वपूर्ण सुल्तानों में से 3 सुल्तान तो आपके गुलाम हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई इतिहासकारों ने नाम दिया इसे गुलाम वंश। अब ये बलबन बन गए अगले सुल्तान। चलिए तो हम कुछ प्रश्न देखेंगे। बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की? तो सही जवाब है बच्चे नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है, इनके टाइम पे ही वास्तविक शक्तियां प्राप्त की। आइए, हाँ, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? बेटा किसने प्रधानमंत्री नियुक्त किया गयासुद्दीन बलबन को? तो अभी अभी मैंने बताया, तो नसीरुद्दीन महमूद ने अपना प्रधानमंत्री बलबन को बनाया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने तबाकत नसीरी नामक पुस्तक लिखी? तो जब नसीरुद्दीन महमूद जो अभी सुल्तान थे, तो बेटा इनके टाइम पर एक राइटर होते हैं जिनका नाम होता है मिनहाजुस्सिराज, और मिनहाजुस्सिराज नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल पर एक पुस्तक लिखते हैं, और उसी पुस्तक का नाम क्या है? तो तबाकत नसीरी। यहाँ पे आपको नसीरी शब्द क्या इंडिकेट करता है कि ये नसीरुद्दीन महमूद पर लिखी गई किताब है। आप ऐसे याद रख सकते हो, एक टीम इंडिया में एक बॉलर है जिसका नाम क्या है? मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज सुबह क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन शाम को नसीरुद्दीन महमूद या नसीरुद्दीन शाह, एक एक्टर है ना नसीरुद्दीन शाह, उनकी मूवी देखते हैं। तो आप ऐसी कोई स्टोरी अपने दिमाग में बना लो ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक फिर ये चीज दिमाग में रहे। मैं फिर बोलता हूं, क्या? तो मोहम्मद सिराज सुबह क्रिकेट खेलते हैं और शाम को नसीरुद्दीन शाह के एक्टर है ना उनकी मूवी देखते हैं, तो नसीरी हो जाएगा। सिराज देखते हैं नसीरुद्दीन शाह की मूवी। चलिए भाई, निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा है और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? अब भाई इल्तुतमिश पर वापस चलते हैं। इल्तुतमिश के बेटे भी थे, हमने पूरी बात की है, फिर भी इल्तुतमिश ने जीते जी पहली बार ऐसा हुआ था कि भाई कोई सुल्तान के बेटे जिंदा है, फिर भी उनने अपनी बेटी को घोषित किया अगला उत्तराधिकारी। तो ये बात किसने, इतिहासकार ने लिखी है कि रजिया अपने भाइयों से ज्यादा सक्षम थी? ये बात अगेन मिनहाजुस्सिराज ने लिखी है। तो मिनहाजुस्सिराज ने ये बात लिखी है कि रजिया ज्यादा केपेबल थी, और मिनहाजुस्सिराज ने तबाकत नसीरी भी लिखी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो बेटा फर्स्ट और लास्ट तो आपको अच्छे से मालूम है, रजिया सुल्तान। ये बड़ा सिंपल है और हमने इस पे बहुत डिस्कशन कर लिया। फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमेन टू सिट ऑन थ्रोन ऑफ दिल्ली, तो रजिया बेगम।
चले, सुल्ताना रजिया के पिता कौन है? इल्तुतमिश पिता हैं। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्योंकि ये सिंपल इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई नया कैरेक्टर देख रहे हैं तो उनके बारे में जो महत्वपूर्ण डिटेल्स डिस्कशंस हैं वो हम लोग पहले ही कर ले रहे हैं, तो उससे वो क्वेश्चन आगे आने वाला आसान हो जा रहा है। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? अब इस प्रश्न पर आने से पहले मैं थोड़ा सा बलबन के बारे में और बताना चाहूंगा। देखो क्या है ना बच्चे, क्या है कि ये बात ठीक है कि बलबन पर ज्यादा एसएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, इसका ये मतलब नहीं वो पूछ नहीं सकता। तो पहले मैंने ऐबक पढ़ाया, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, फिर नसीरुद्दीन महमूद, यहां तक की कहानियां हमें मालूम है। आगे बढ़ने से पहले इस कहानी को पहले वाइंड अप करते हैं। नसीरुद्दीन महमूद की शादी बलबन की बेटी से हुई और नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को एक नॉर्मल मंत्री से प्रमोट करके वजीर बना दिया और उल्लुग खान की उपाधि दी, लेकिन आगे चल के बलबन खुद बन गए सुल्तान। तो बेटा बलबन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी सुनते रहिए। बलबन क्या थे? एक मंत्री हुआ करते थे, फिर वजीर बन गए। अच्छा, बलबन ने इतने सालों में सब कुछ देखा अपनी आंखों के सामने। उसने देखा कि कैसे मैं इल्तुतमिश का गुलाम था, फिर इल्तुतमिश ने मुझे चालीसा मंत्री में एक मंत्री बना दिया, और फिर यह भी मालूम है बलबन को कि किस तरीके से हम चालीसा ने अलग अलग सुल्तानों को परेशान किया, भले ही वो रजिया हो या भले ही नसीरुद्दीन महमूद को तो इनने खुद मारा है। तो बलबन जानते थे कि ये चालीसा षड्यंत्र बनाता है, गुटबाजी करता है, इसलिए बलबन ने सुल्तान बनने के बाद जो सबसे पहली चीज की वो ये की कि इनने चालीसा को ही खत्म कर दिया। वाह भाई। तो अगर कभी प्रश्न आए कि चालीसा क्रिएट किसने किया, इल्तुतमिश ने, चालीसा खत्म किसने किया, बेटा बलबन ने, क्योंकि इनको मालूम था कि चालीसा आज नहीं तो कल गुटबाजी करेगा, षड्यंत्र बनाएगा, है ना, और किसी कठपुतली को सुल्तान बनाने का सोचेगा। लेकिन मैं तो कठपुतली नहीं हूं, मैं तो स्ट्रांग रूलर हूं, और अगर मैं स्ट्रांग हूं तो मैं अपनी बातें थोपूंगा, ये पसंद आएंगी नहीं मंत्रियों को, तो मेरा रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे। तो ऐसा हो इससे पहले चालीसा को हटा दो। इन्होंने उन मंत्रियों को ही हटवा दिया, किसी किसी को तो मार भी दिया। इतना ही नहीं, बलबन ने कुछ स्पाई यानी स्पाई सिस्टम क्रिएट किया था बेटा। तो एक स्पाई सिस्टम का मतलब है जासूस, और उसको नाम दिया गया था बरीद। तो एग्जाम में कभी आएगा कि बरीद क्या है, तो जासूस है। किसने ये क्रिएट किया था दिल्ली सल्तनत में सिस्टम? बलबन। बलबन थोड़ा इनसिक्योर आदमी था, मतलब उसको हमेशा ये लगता रहता था कि कहीं कोई मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी ना हो, कहीं कोई मेरे खिलाफ गुटबाजी ना हो, ठीक है। इसलिए बलबन ने बरीद नाम के स्पाई क्रिएट की, जो इनको बताते थे कि अगर कोई गुटबाजी हो रही है, और अगर ऐसा कुछ भी पता चलता था तब बलबन बिल्कुल उस व्यक्ति को छोड़ते नहीं थे। इनफैक्ट बलबन के यहाँ पे तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। बलबन कभी अपने दरबार में हंसते भी नहीं थे, हमेशा सीरियस मूड में रहते थे। कि कभी कोई मंत्री, बाद में इन्हें अपने नए मंत्री बनाए, पुराने वाले चालीसा हटाए, तो कभी कोई मंत्री इनको नॉन सीरियस मूड में ना देख ले कि भाई बलबन तो हंस रहे हैं, तो अगले दिन पता चला फिर उस मंत्री ने बलबन को ही दोस्त समझ लिया और उसके कंधे पे हाथ रख दिया कि और भाई बलबन कैसे हो, घर में सब ठीक। तो ऐसी कभी स्थिति ना हो, इसलिए बलबन हमेशा सीरियस रहते थे कि सुल्तान से लोग डरें। इनफैक्ट बलबन ने तो 2 प्रथाएं शुरू की थी कि जब भी कोई मेरे दरबार में एंट्री करे तो सजदा और पैबोस करना पड़ेगा। सजदा और पैबोस क्या होता है बच्चे, सुनते रहिए। सजदा और पैबोस क्या है? सजदा और पैबोस ये है, सजदा मतलब होता है कि जब कोई सुल्तान के दरबार में एंट्री कर रहा है तो जो उसका माथा है वो उसको रखना पड़ेगा जमीन पे। सजदा शायद आपने सुना होगा, अगर मेरे पास इमेज है तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। तो बेटा सजदा क्या होता है, कहां गए हम लोग, बलबन पे वापस आते हैं। सजदा क्या होता है कि भाई आप अपना माथा, जिसको बोलते हैं ना, टेक रहे हो जमीन पे, सुल्तान के सामने झुक रहे हो, आपका माथा जमीन पे टच होना चाहिए, तो ये है सजदा। इसलिए सजदा को जमीबोस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जमी से आप अपना माथा टच करते हो। जबकि दूसरी ओर बेटा पैबोस क्या होता है? पैबोस, तो पहले तो आपको दरबार में बलबन के जब एंट्री करनी है तो सजदा करोगे, और फिर आगे बढ़ते हुए आपको अपना माथा सुल्तान के पांव पे टच करना है, इसको बोलते हैं पैबोस। पै मतलब पांव, अपना माथा पांव पे टच करो सुल्तान के, तो इसको बोलते हैं पैबोस। और फिर कुछ लोग फिर किस भी करने लगे थे फीट को सुल्तान के, यानी आप अपना माथा भी टच कर रहे हो और सुल्तान बलबन के जो पांव है उनको चूमना है, उनको किस करना है। तो ये सजदा और पैबोस क्यों करवा रहे थे बलबन? ताकि कोई भी व्यक्ति दरबारी हो, कोई भी जब एंटर करे तो वो ध्यान रखे कि सुल्तान कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, सुल्तान बहुत बड़ा व्यक्ति, उसका ओहदा बहुत बड़ा है, इसलिए आप उसके सामने कुछ नहीं हो। तो ये झुका के सामने वाले लोगों को, तो बलबन अपनी अथॉरिटी मेंटेन करते थे कि मैं कोई आम व्यक्ति नहीं हूं और तुम्हारी क्या हैसियत है मेरे सामने, देखो। अच्छा, इतना ही नहीं,
बलबन ने एक उपाधि भी ली है जिल्लीलाह। जिल्लीलाह का क्या मतलब है बच्चे? तो अल्लाह की छाया, शेडो ऑफ गॉड। तो बेसिकली बलबन ने जिल्लीलाह की उपाधि क्यों ली? बलबन ये बताना चाह रहे हैं कि मैं कोई आम व्यक्ति नहीं हूं, मैं अल्लाह की छाया हूं। जो सुल्तान होता है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, अल्लाह ने चुना है उसको यहां पर, कि गॉड की विश थी कि ये व्यक्ति बैठे। मतलब बेसिकली यहां पर बलबन अपने आप की अथॉरिटी, अपनी लेजिटिमेसी, मतलब जो मैं बैठा हूं पद पर सुल्तान के, तो सम्मान करो, मैं कोई आम व्यक्ति नहीं हूं तुम्हारे सामने, मेरे को खुद अल्लाह ने चुना है इस पद के लिए, और मेरे खिलाफ विरोध करना मतलब अल्लाह के खिलाफ जाना। तो ये विरोधों को खत्म करने के लिए है और अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ये सब किया जाता था। तो ये बलबन ने चीजें की। बलबन ने जो नीति अपनाई बच्चे, इसको कहते हैं क्या? बलबन की जो नीति है उसको हम लोग कहते हैं, बलबन की नीति को, एक तो पता नहीं ये ऐसा क्यों चल रहा है भाई, रुक जाओ। हाँ, तो भाई जो बलबन की नीति है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह का क्या मतलब है बच्चे? रक्त और लौह का मतलब है कि बलबन विश्वास करते थे इस बात में कि कभी भी कोई भी आपके खिलाफ विद्रोह करे, विरोध करे, तो आपको उसको छोड़ना नहीं है। तो ब्लड एंड आयरन मतलब है आयरन मारो ब्लड निकाल, आयरन का मतलब है तलवार, तो आपको उसको खत्म कर देना है। इनफैक्ट माना जाता है कि एक बार तो बलबन के एक भाई के खिलाफ एक व्यक्ति कंप्लेन लेके आया, तो बलबन ने अपने भाई को ही सबके सामने कोड़े पड़वाए। यानी बात साफ है कि रिश्तेदार होंगे लेकिन प्रशासन शासन में कोई रिश्तेदारी नहीं। और एक मेवाती नाम का ग्रुप था, मेवाती, और उनने एक बार क्या किया कि जब फ्राइडे के दिन नमाज अदा होती है तो कई सारे जो मुसलमान लोग हैं वो अपनी दुकानें, बाजार तो छोड़ के चले गए नमाज अदा करने। तो मेवाती लोग आए और उन्हें लूट लिया पूरा मार्केट। ये बात बलबन को पता चली। बलबन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मेवाती कहीं पे भी छुपे हों ढूंढ ढूंढ के मारना है। बलबन की सेना ने जंगल के जंगल काट दिए जहां मेवाती छुपे होते थे और उनको ढूंढ ढूंढ के मारा। तो ब्लड एंड आयरन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सुनिए बेटा, बलबन ने एक डिपार्टमेंट भी क्रिएट किया था जिसको हम कहते हैं दीवाने अर्ज। ये दीवाने अर्ज क्या है? ये मिलिट्री डिपार्टमेंट है। क्या है बेटा? मिलिट्री डिपार्टमेंट। मिलिट्री डिपार्टमेंट क्रिएट किया था, सैन्य विभाग क्रिएट किया था दीवाने अर्ज। ये विभाग देखता था कि जो सैनिक है उनको टाइम पे राशन मिल रहा है, उनको वेतन मिल रहा है, अस्त्र शस्त्र मिल रहे हैं, कपड़े मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बलबन ने एक ईरानी नव वर्ष भी सेलिब्रेट करना शुरू किया जिसको बोलते हैं बेटा नौरोज। तो नौरोज क्या है? ईरानियन न्यू ईयर। असल में बलबन इस दिन बहुत ही महंगे उपहार अपने अधिकारियों को दिया करते थे। क्यों? कारण बड़ा सिंपल है कि अधिकारी डरे और दबे रहे। मतलब यह है कि भाई मैं आपको इतना ज्यादा एहसानों में दबा दूं कि आप कभी मेरे खिलाफ विद्रोह करने से पहले 10 बार सोचो कि अरे इससे तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो ये बात है। तो नौरोज ईरानियन न्यू ईयर, ठीक है बच्चे। तो ईरानी नववर्ष, तो ईरानी नववर्ष, तो ईरानी नववर्ष, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको? नौरोज, ईरानियन न्यू ईयर। चलिए, तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो बलबन से संबंधित हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। हम कहां पे मौजूद थे? तो अब हम लोग आ गए थे, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? असल में शुरू में हमने बोला गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। आगे चल के इनके बाद कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश। और खिलजी वंश में मौजूद है भाई कौन? संस्थापक सबसे पहले कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। सुनो भाई, स्लेव डायनेस्टी हमने बोला 1206 से 1290। इसको स्थापित किसने किया बच्चे? ऐबक ने शुरू किया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात आपको एडिशनल बता दूं, तो जो अंतिम रूलर है गुलाम वंश का, स्लेव डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है उसको हम बोलते हैं क्यूमर्श। तो गुलाम वंश में जो लास्ट रूलर है उसका नाम क्या है बच्चे? क्यूमर्श लास्ट रूलर है। चलिए, स्लेव डायनेस्टी के बाद आगे चल के एक वंश आता है जिसको हम कहते हैं खिलजी वंश। क्यूमर्श लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है ना। खिलजी वंश कब से कब तक है? 1290 से 1320। ये 30 वर्ष खिलजी वंश चलता है। तो जो पांचों वंश में से सबसे कम समय अगर किसी वंश ने शासन किया तो बेटा वो खिलजी वंश ही है। तो जो 5 डायनेस्टीज हैं उनमें सबसे कम समय अगर किसने शासन किया है तो उनमें खिलजी वंश ने सबसे कम किया 30 साल। खिलजी वंश में अगर हम संस्थापक की बात करें बेटा, फाउंडर की बात करें, तो फाउंडर का नाम क्या है? जलालुद्दीन। क्या नाम है बच्चे? जलालुद्दीन खिलजी, ये है फाउंडर का नाम, ठीक है। और फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी जब रहते हैं तो 1290 में ये फाउंड करते हैं, स्थापित करते हैं खिलजी वंश, और 96 तक रहते हैं। 96 में होता क्या है कि इनके ही एक शासन काल की एक घटना है। तो ये तो दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली सुल्तान के रूप में, लेकिन यहाँ पर जो कड़ा नाम का एक क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है आज,
उस टाइम पे जो कड़ा नाम का एक क्षेत्र था, कड़ा और माणिकपुर। तो बेटा कड़ा और माणिकपुर नाम के ये क्षेत्र थे। तो यहाँ के एक मुक्तिया वली या इक्तादार जिसका नाम था अली गुरशाब। क्या नाम था बच्चे? अली गुरशाब। आप सब अच्छे से समझते हो कि मुक्तिया वली कौन होते हैं। तो जो जिनको एक एरिया इक्ता दिया जाता है प्रशासन करने के लिए, इनका काम क्या होता है? इस क्षेत्र से टैक्स इकट्ठा करो, यहाँ आर्मी मेंटेन करो, पूरे खर्चे माइनस करके जो पैसा बच जाए वो दिल्ली सुल्तान को दे दो, जो अभी जलालुद्दीन खिलजी हैं। अब हुआ क्या कि अली गुरशाब ने एक बार अटैक कर दिया बच्चे देवगिरी, यहाँ पर एक जगह है आज महाराष्ट्र में, और यहाँ से बहुत कुछ लूटा। लेकिन उस टाइम पे एक नियम था, कभी भी अगर कोई सुल्तान का व्यक्ति कहीं रेड डालता है और जो भी पैसा प्राप्त करता है तो प्राप्त किए गए पैसे में से कुछ हिस्सा दिल्ली सुल्तान को देना है। लेकिन अली गुरशाब पूरा पैसा अपने पास ले आए। इस बात से दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी नाराज हुए और तब जलालुद्दीन खिलजी अली गुरशाब के यहाँ पे गए कि आप ये पैसा लाओ, और वहां पे अली गुरशाब ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। यही अली गुरशाब आगे चल के नाम अपनाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या है? अली गुरशाब। और एक और बात, ये जो दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी थे, ये अली गुरशाब के ससुर जी भी थे। तो और साथ साथ ये अली गुरशाब उनके भतीजे भी हैं। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कहानी है, लेकिन आप परेशान ना हो, इतना समझ लीजिए अली गुरशाब जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे भी हैं, दामाद भी हैं, और इन्होंने ही इनकी हत्या कर दी। अब अली गुरशाब बन जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी का बेटा समय क्या है? 1290 से 96, और अब आए हैं अलाउद्दीन खिलजी 1296 से कब तक? 1316। तो 1316 तक इनका टाइम है। हाँ, अब आप बोलोगे सर अभी तो 1320 आपने करवाया था, वो खिलजी वंश पूरा है। खिलजी वंश के अंदर अलग अलग सुल्तान आएंगे, जैसे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी बाद में। और तो अलाउद्दीन का जो टाइम है वो 1296 से 1316 20 साल है, लेकिन खिलजी वंश इनके बाद 4 साल 1320 तक चलेगा। तो ये सही है। चलो अब देखो, अब इस प्रश्न का जवाब देना एकदम सही है। तो बच्चे हमने बोला क्या कि वो कौन है जिनका रूल एकदम दक्कन दक्षिण तक फैला था? तो अलाउद्दीन खिलजी का ही फैला था रूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? राज्यपाल मतलब गवर्नर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जब अलाउद्दीन खिलजी अब दिल्ली सुल्तान बन गए हैं, तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है बच्चे, तो यहाँ पे पंजाब वाला जो क्षेत्र है, पाकिस्तान पंजाब, पंजाब एक इंडिया में है आपको मालूम होगा, और एक पंजाब विभाजन के टाइम पे पाकिस्तान के पास चला गया, लेकिन उस टाइम पे तो हम इंडिया ही मान रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्षेत्र था पंजाब पाकिस्तान में जिसका नाम था देपालपुर। तो देपालपुर के गवर्नर कौन थे? उनका नाम है बेटा गियासुद्दीन तुगलक। और आगे चल के ये गियासुद्दीन तुगलक ही दिल्ली सल्तनत अपने कब्जे में लेंगे और ये शुरू करेंगे तुगलक वंश। लेकिन अभी नहीं, अभी तो अलाउद्दीन खिलजी बैठा है जो बहुत स्ट्रांग है। तो जब खिलजी लोग स्ट्रांग थे तब गियासुद्दीन तुगलक गवर्नर था, इनकी सेवा करता था। यानी गवर्नर का काम क्या है? सुल्तानों के अधीन रहना, जी हुजूरी करना। लेकिन जब ये लोग कमजोर हुए, अलाउद्दीन खिलजी के बाद जब कमजोर लोग आए खिलजी वंश में, तब गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और तुगलक वंश शुरू किया। ठीक है, चलिए, तो गियासुद्दीन तुगलक देपालपुर के गवर्नर। आइए आगे बढ़े। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गियासुद्दीन तुगलक कहाँ का गवर्नर था? देपालपुर पंजाब। अभी अभी हमने बात की। आगे देखिए, गुजरात के वाघेला राजवंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया? अब अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे सैन्य अभियान किए, मिलिट्री कैंपेन्स किए। शायद उन मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में आपने सुना हो, नहीं सुना तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बता देता हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार गुजरात पर आक्रमण किया, यह साल था 1298। और जब इनने अटैक कर दिया बच्चे गुजरात पर 1298, तो यहाँ पे गुजरात में जो रूलर थे उनका नाम था कर्णदेव। क्या नाम था? कर्णदेव। और इनका जो वंश है वो है बघेला वंश या बघेल वंश या वाघेला वंश। तो तब ये हार गए और गुजरात पर कब्जा हो गया। अच्छा, इसी रेड के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने यहां से पकड़ा गुजरात से एक गुलाम, और उसका नाम क्या है बच्चे? मलिक काफूर। क्या नाम है भाई? मलिक काफूर। तो मलिक काफूर ये गुजरात में मौजूद थे, ये पहले से ही गुलाम थे। गुजरात में एक व्यक्ति ने, एक अमीर व्यापारी ने इनको खरीदा हुआ था, और वो अमीर व्यापारी ने मलिक काफूर को जब खरीदा था
तो 1000 सोनों के सिक्कों में खरीदा था, इसलिए इसको मलिक काफूर को 1000 दीनारी बोला जाता है। उस टाइम पर गुलाम को जितनी ज्यादा चीजें आती हैं उतना ज्यादा उसका प्राइस ऊपर होता है। तो क्योंकि मलिक काफूर एक अच्छे सिंगर भी थे, अच्छे डांसर भी थे, युद्ध की रणनीति भी बना सकते थे, बहुत सारी चीजों की वजह से इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा थी 1000 दीनारी। और फिर सेना ने पकड़ के इसको किसको दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी। इस तरीके से अभी अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम बन गए। तो यहां पर भाई सही जवाब क्या है? कर्णदेव। ठीक है, चलिए आगे बात करें। गुजरात के आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या है? तो हमने अभी अभी नाम बताया, वघेला डायनेस्टी। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? अब देखें, जब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तो इनके टाइम पर एक गुलाम है मलिक काफूर। कई सारे बच्चे दो नामों में मिक्सअप कर देते हैं। बेटा मलिक काफूर कौन है? ये स्लेव है, ये गुलाम है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर एक विद्वान थे, विद्वान जिनका नाम क्या है बच्चे? आमिर खुसरो। तो ये एक अलग व्यक्ति हैं। मलिक काफूर तो गुलाम है और आमिर खुसरो क्या है बच्चे? ये एक विद्वान है। क्या है? विद्वान। अब दिए गए ऑप्शंस में क्या बोला है? अच्छा, वो किसके समकालीन थे? ठीक है। अब आमिर खुसरो ने बहुत सारे सुल्तानों का टाइम देखा है। अगर हमें मालूम है आमिर खुसरो का टाइम पीरियड, तो आमिर खुसरो का टाइम पीरियड है 1253 से 1325। ये आप दिमाग में रखिएगा बच्चे। ये आमिर खुसरो बहुत बड़े स्तर के विद्वान हैं। इनका टाइम पीरियड एग्जाम में डायरेक्टली तो नहीं आता है, लेकिन इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं कि वो किसके टाइम पे हैं, किसके टाइम पे नहीं, और वहां पे ये ईयर्स हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं सही आंसर तक पहुंचने के लिए। तो आमिर खुसरो 1253 से 1325। और अभी अभी मैंने तुम्हें बताया बेटा इल्तुतमिश का टाइम पीरियड क्या था? 1211 से 36। ठीक है, तो 36 में तो इल्तुतमिश की डेथ हो गई, रजिया आ गई। तो जब इल्तुतमिश की डेथ हो गई, बाद में आमिर खुसरो का जन्म हुआ, तो जाहिर सी बात है कि आमिर खुसरो इल्तुतमिश के टाइम पे तो नहीं थे। ठीक है, अच्छा अब और बात करते हैं मलिक काफूर। अब वापस गुलाम पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक के सेनापति थे जिसे उन्हें अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था? अब बच्चे कहानी यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने नॉर्थ इंडिया के कई सारे क्षेत्रों पर जीत हासिल की है, जैसे गुजरात, जैसे मालवा, जैसे मेवाड़, जैसे रणथंबोर। अगर मैं सबको एक जगह पे एक ऑर्डर में लिखूं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा गुजरात 1298। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं किसकी? तो हम लोग बात करते हैं रणथंबोर। ठीक, तो रणथंबोर हमने लिखा 1301। फिर हम बात करते हैं किसकी? मेवाड़, मेवाड़ 1303। फिर हम बात करते हैं मालवा 1305। और भी है आगे, फिर इनने जालोर राजस्थान में उस पर भी हमला किया। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे तो वाघेला वंश कर्णदेव हार गए। यहाँ रणथंबोर में एक राजा थे जिनका नाम था हमीर देव। क्या नाम था? हमीर देव। तो यहाँ पे जब इन पर आक्रमण हुआ, तो जब हमीर देव हार की कगार पे थे, तब राजपूतों में एक ट्रेडिशन था कि अगर पुरुष हारने वाले हैं तो एक संदेशवाहक महिलाओं के पास आता था महल में कि हारने वाले हैं पुरुष। उसके बाद महिलाएं जौहर प्रथा करती थी। अभी जौहर प्रथा यह है जिसमें महिलाएं सामूहिक रूप से अपना सम्मान बचाने के लिए दुश्मन से अपने आप को आग में सौंप दे रही हैं। और सबसे पहले जो हमको डिस्क्रिप्शन मिलता है जौहर का, वो रणथंबोर से ही मिलता है। तो रणथंबोर में हमीर देव और उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था रंगा देवी और कई महिलाओं ने जौहर किया। ये हमें कैसे मालूम? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब यहां गई तो सेना में आमिर खुसरो भी गए थे, और आमिर खुसरो ने ही लिखा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा रणथंबोर में जौहर। तो सबसे पहला डिस्क्रिप्शन आमिर खुसरो ने दिया है। आगे चल के मेवाड़ पर हमला हुआ। यहाँ पे मेवाड़ के उस टाइम पे रूलर थे रावल रतन सिंह। क्या नाम है बच्चे? रावल रतन सिंह। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि महिलाओं ने क्या किया? जौहर। तो बेटा जो जौहर महिलाओं ने किया, शायद आपने पद्मावत मूवी देखी हो, उसमें भी वो दिखाया है। तो ये बाद में हुआ था जौहर, यहाँ पे महिलाओं का मेवाड़। सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? रणथंबोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये पूरी कहानी देखते हैं। हाँ, तो ये बात होगी। अब हम लोग अपने प्रश्न पे आते हैं कि भाई नॉर्थ इंडिया पे अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया, लेकिन एक समय था अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार अपने दोस्त अला उल मुल्क के साथ बहुत शराब पी, और तब अलाउद्दीन ने घोषित किया कि मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर के बाद दूसरा सिकंदर हूं, और अपने आप को घोषित किया
मैं हूं सिकंदर ए सानी, सेकंड अलेक्जेंडर, द्वितीय सिकंदर। तो उसका दोस्त बहुत तेज हंसा, अलाउल मुल्क, और अपने दोस्त से भी गुस्सा हो गया कि तुम क्यों हंस रहे हो। तो अलाउल मुल्क ने बोला, तुमने अभी इंडिया तो पूरा कैप्चर किया नहीं, अभी तुम्हारे पास सिर्फ नॉर्थ है, साउथ इंडिया पूरा बाकी है, और तुम बातें कर रहे हो ऊंची कि पूरे दुनिया पर कब्जा करेंगे, सिकंदर सानी, मैं सेकंड अलेक्जेंडर हूं। क्या मतलब है इन सब बातों का कि तुम सेकंड अलेक्जेंडर? कोई सेंस नहीं है। तब अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया, फिर उसने अगले दिन अभियान के लिए तैयारी की कि अब हम साउथ और दक्कन पे भी जाएंगे। लेकिन उसने किसको कमांडर बनाया? अपने गुलाम मलिक काफूर। आप पहले ही जानते हो कि मलिक काफूर कमांडर के रूप में भी काम कर सकता है, उसमें मल्टीपल टैलेंट्स हैं। और इस तरीके से भाई अलाउद्दीन खिलजी का ही वो सेनापति था। और मलिक काफूर ने बहुत सारे दक्कन और साउथ के क्षेत्रों पर अटैक किया, जैसे वारंगल पर अटैक किया, जैसे मदुरई पर अटैक किया। इनफैक्ट मदुरई से सबसे ज्यादा उसने धन प्राप्ति की। कभी एग्जाम में आए कि दक्कन या दक्षिण में अटैक जब किया अलाउद्दीन ने, तो सबसे ज्यादा धन प्राप्ति कहां से की? तो मदुरई से की। मदुरई में जो राजा थे वीर पांड्या, सुंदर पांड्या, दोनों भाई भाग गए थे, और तब मलिक काफूर ने यहाँ पे मंदिर, रामेश्वरम मंदिर को भी तोड़वाया। ठीक है, और क्योंकि रामेश्वरम मंदिर उस टाइम पे मदुरई के शासन में आता था, है तो वैसे ज्योग्राफिकली दूर, लेकिन इन्हीं राजाओं के कंट्रोल में आता था, तो उन पे हमला किया और बहुत पैसा लूटा। चल, तो ये हमारी बात हो गई। आइए, आमिर खुसरो कौन है? नाटक के लेखक हैं, पेंटर हैं, आर्किटेक्ट हैं, पोएट हैं। अब देखो यहाँ पर कई बच्चे नाटक के लेखक में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इनने कोई प्ले नहीं लिखा है। उनने जो चीजें लिखी वो रियल जो चीजें थी वो लिखी हैं, लेकिन इसके अलावा वो कवि जरूर हैं, है ना। तो बच्चे कवि तो वो पक्की बातें हैं। कौन? आमिर खुसरो। नाटक एज सच नहीं, हाँ उनने जो चीजें लिखी हैं वो रियल चीजें, ऐसा कोई उन्होंने ड्रामा नहीं लिखा है। चलो, आमिर खुसरो साहब के बारे में बात करें बच्चे, तो इनने तबला और सितार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इन्वेंट किया, यही उसके आविष्कारक हैं। इसके अलावा कव्वाली, कव्वाली आपने सुना होगा ना, तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कव्वाली, तो कव्वाली इनने शुरू की है। और इसके अलावा इंडिया में बच्चे गजल, तो गजल और कव्वाली दोनों इन्होंने शुरू किया। आमिर खुसरो साहब जो हैं वो निजामुद्दीन औलिया साहब के शिष्य हैं। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत, उनके शिष्य हैं। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी जो उस टाइम पे सुल्तान थे, वो कई बार आमिर खुसरो को बोले, क्योंकि आमिर खुसरो तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ही थे, कि मुझे निजामुद्दीन औलिया सूफी संत से मिलवाइए। लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने मिलने से मना कर दिया। तब एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने आमिर खुसरो को कहा कि आप कह दीजिएगा अपने गुरु को कि मैं जबरदस्ती एक दिन घर में आ जाऊंगा। तब निजामुद्दीन औलिया ने आमिर खुसरो को कहा कि तुम कह देना अपने सुल्तान से कि कभी सुल्तान अगर मेरे यहाँ पे मेरे घर में सामने वाले दरवाजे से जबरदस्ती घुस गए तो मैं पीछे वाले दरवाजे से निकल जाऊंगा, लेकिन मिलूंगा नहीं। तो कभी मिले नहीं। अब आप सोचो कितनी बड़ी बात है कि कोई सुल्तान उस टाइम पे किसी से मिलने का आग्रह कर रहा हो और वो व्यक्ति मिलने से मना कर दे, तो इन्हें मिलने से मना कर दिया। निजामुद्दीन औलिया की डेथ हो गई, तो उनकी जो समाधि है वो दिल्ली में है, दरगाह। कभी आप अगर दिल्ली जाओ तो वहां पे एक स्टेशन आता है हजरत निजामुद्दीन स्टेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई हजरत निजामुद्दीन स्टेशन इनके ही नाम पे है, क्योंकि वहीं पे बगल में इनकी दरगाह है। तो आमिर खुसरो का भी यही कहना था कि जब मेरी भी मृत्यु हो तो मुझे भी मेरे गुरु के पास में दफनाया जाए, और आज ऐसा ही है, दिल्ली में इन दोनों की ही समाधि है। ठीक है, चलिए ये भी हमारी बात हो गई। आमिर खुसरो बहुत अच्छे कवि थे और वो अच्छा गाते थे, तो बहुत अच्छे कवि थे, अच्छा गाते भी थे, तो उनको ना तुतीय हिंद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तुतीय हिंद, पैरट ऑफ इंडिया। पैरट क्योंकि पैरट जैसे गाता है, तो पैरट ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें और कोई बात तो नहीं जो हमने मिस आउट की? नहीं। चले, यहां पर मैंने आपके सामने कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी है कि आमिर खुसरो साहब ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। ये पुस्तकें एग्जाम में आ जाती हैं। साथ साथ बेटा निजामुद्दीन औलिया, इन्हें तुर्कल्लाह कहते थे। तुर्कल्लाह मतलब बेसिकली इनका जो तुलना है वो इस हिसाब से किया जा रहा है कि आप अल्लाह के बंदे हो, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ों में निपुण हो, और आप क्या गाते हो, जब आप गाते हो तो बिल्कुल ऐसा जिसको बोलते हैं ना समा बंध जाता है, तो इसलिए इनको क्या बोला निजामुद्दीन औलिया ने। तो गुरु ने शिष्य को कहा तुर्क अल्लाह, कि मतलब अल्लाह के बंदे हो। इसके अलावा खुसरो ने क्या लिखा है, जैसे किरान उस सादीन, मिफ्ता उल फुतू, खजाइन उल फुतू। अब ध्यान से सुनो, खजाइन उल फुतू का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी फतह की, बहुत सारी जीत हासिल की, तो फुतू यहाँ पे फतह है, जीत, और उसमें बहुत सारा खजाना लूटा। तो खजाइन उल फुतू का मतलब है फतहों में क्या क्या खजाना लूटा। तो ये खजाइन उल फुतू एग्जाम में आ जाती है।
इसके अलावा मिफ्ता उल फुतू है, किरान उस सादीन, नूह सिपहिर, आशिका, तुगलक नामा। बेटा आमिर खुसरो की तमाम किताबें याद रखनी है। आज मैंने आपको इसके अलावा एक किताब याद रखने को दी है, वो है क्या? तो हमने बोला तबाकत नसीरी, और नसीरुद्दीन शाह की मूवी कौन देखता है? हमने ट्रिक क्या बनाई थी याद करने के लिए? मिनहास उस सिराज, सिराज देखते हैं ना, तो मिनहास उस सिराज ने तबाकत नसीरी लिखी है। ये जो बाकी है पुस्तकें अभी जो मैं बता रहा हूं ये किसकी है? तो अमीर खुसरो साहब की। चलो भाई, तो क्या बात है, अमीर खुसरो किसके शिष्य हैं? निजामुद्दीन औलिया, अभी अभी बात हुई, ठीक है, इसमें कोई भी टफ चीज नहीं है। और देखो तोता हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को ही कहते हैं, ये भी बात हमारी हो गई। चल, तो यहां तक आज हमने काफी कुछ डिस्कशन किया दिल्ली सल्तनत पे। मुझे आशा है कि ये दिल्ली सल्तनत का बेहतरीन डिस्कशन आपके बिल्कुल काम में आएगा। उम्मीद है कि इस बार जो प्रश्न आएंगे उनमें कुछ प्रश्न यहाँ से भी आएंगे, और आशा है कि आप इसको अच्छे से पेन डाउन कर रहे होंगे, वरना एटलीस्ट अगर आपको लग रहा है समय कम है तो आप वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे, और कोई नया फैक्ट आ रहा होगा तो उसको लिख रहे होंगे, वो जरूर लिखिए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि एग्जाम से पहले फिर वीडियो देखूंगा, पीडीएफ देखूंगा, नहीं देख पाओगे बेटा। तो जो नई चीजें, हाँ जो आपको आती हो ठीक है, जो नहीं है उसको आप पेन डाउन कर लीजिए। एक प्रश्न आपको मैं देता हूं, होमवर्क प्रश्न, देखें आप में से कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में जवाब देते हैं। प्रश्न आपके लिए क्या है भाई? चलिए प्रश्न करते हैं। हाँ जी, तो आज हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी बहुत सारी चीजें पढ़ी, है ना। चलो आप मुझे ये बताइएगा, मैंने आपको आज क्लास में भी ये चीज बताई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, बेटा अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार परिसर में एक एंट्रेंस गेट बनवाया है, मैंने आपको बताया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार परिसर में एक एंट्रेंस गेट, एक प्रवेश द्वार बनवाया है। ये आपका कुतुब मीनार है, ये आपका कुतुब मीनार है, और उसी के परिसर में एक एंट्रेंस गेट है। तो उस एंट्रेंस गेट का नाम क्या है? ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। बेटा जो एंट्रेंस गेट है, जो प्रवेश द्वार है, तो उसका नाम क्या है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए देखें कितने बच्चों को याद है। वो आगे भी हमारी क्लास में फिर आएगा, लेकिन फिलहाल आप प्रयास कीजिएगा, पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, माता पिता का नाम रोशन करें। ओके बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।